हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पाकिस्तानवी। आज भी हम एक बार फिर जो है उर्दू में ही डिस्कशन करेंगे, क्योंकि पिछले कई दिनों से एक तूफान मचा हुआ है। बेसिकली अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, फ्राइडे आफ्टरनून है मेरी, तो वाशिंगटन डीसी में, पाकिस्तान में फ्राइडे नाइट है। तो रजा बाकिर साहब, गवर्नर स्टेट बैंक, अभी टेलीविजन पे एक इंटरव्यू दे रहे थे और एक्सप्लेन कर रहे थे कि स्टेट बैंक अमेंडमेंट्स जो प्रपोज की जा रही हैं उनमें क्या फीचर्स हैं और क्यों किया जा रहा है। और उससे पहले, उनके इंटरव्यू से पहले, काफ़ी लोगों ने काफ़ी फियर मॉन्गरिंग भी की इस टॉपिक के ऊपर। किसी ने कहा कि स्टेट विद इन स्टेट बनाई जा रही है, किसी ने कहा कि पाकिस्तान का जो है सल्तनत उस्मानिया वाला हाल हो जाएगा, और किसी ने कहा कि एनफील्ड राइफल जैसी पोर्कलेस कार्ट्रिजेस वगैरह पाकिस्तान में लाई जा रही हैं। तो हमने सोचा कि अमार खान को दावत दी जाए। यूजली इस टॉपिक्स पे अमार को ही मैं दावत देता हूँ कि वो आके समझाएं कि अगर एनफील्ड वाली 1857 वाली सिचुएशन हो गई है तो पहले बहादुर शाह कौन है, और बताएं कि इसमें क्या इतनी बड़ी चीज हो गई है स्टेट बैंक की। तो अमार, वेलकम वेलकम टू पाकिस्तान हुई। थैंक यू। थैंक यू सर। तो अमार, पहले तो बताएं कि लेट्स सेट द स्टेज के ऑटोनमस स्टेट बैंक या इंडिपेंडेंट स्टेट बैंक की जरूरत क्यों होती है किसी भी मुल्क को। और ये कोई नई चीज तो नहीं है, बांग्लादेश में भी मेनली ऑटोनमस ही है, इंडिया में ऑटोनमस थी, अभी भी है, लेकिन उसमें थोड़ी इरोजन हुई है। टर्की का हाल हमने इसी हफ्ते, पिछले हफ्ते देख लिया कि जब उन्होंने, एर्दोगान ने ऑटोनमी हटाई तो टर्किश इकोनॉमी और टर्किश करेंसी का क्या हाल हुआ। तो पहले तो नाज़रीन को समझाएं कि ऑटोनमस सेंट्रल बैंक क्यों एक क्रिटिकल फीचर है मॉडर्न इकोनॉमी का। देखें, ऑटोनमस सेंट्रल बैंक या इंडिपेंडेंट सेंट्रल बैंक जिसकी हम बात करते हैं, इस सबसे पहले समझना जरूरी है कि सेंट्रल बैंक करता क्या है, मकसद क्या है सेंट्रल बैंक का। ठीक है, सेंट्रल बैंक दुनिया भर में जो है उसके प्राइमरी जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है नोट छापना। आप और मैं जो 10 रुपए, 5 रुपए, खैर 5 रुपए का सिक्का होता है, 10 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए का जो नोट इधर से उधर करते हैं, देते हैं, वो तो जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, एक वो पर्चा है। मगर वो उस पर्चे की एक वैल्यू होती है। वो वैल्यू इसलिए होती है क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हो कि यार मैं अगर ये सेंट्रल बैंक के पास जाऊंगा, स्टेट बैंक के पास जाऊंगा और ये 5000 रुपए का नोट दूंगा तो वो मुझे उसके अगेंस्ट वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा। यानी कि एक फेथ इन द सिस्टम है, एक ट्रस्ट है, एक एतबार है कि यार एक एंटिटी मौजूद है, उसके पास ये मैं नोट लेके जाऊंगा तो वो ये चीज ले लेगा। ठीक है, वरना एक पर्चे की कोई हैसियत नहीं है। कोई भी आपको बोलते हैं, आप बोलते हैं जी बैंक ऑफ उजैर का ये पर्चा है, इट विल हैव एब्सोल्युटली नो वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहला काम स्टेट बैंक का ये होता है। अच्छा, जब यानी कि कैश इन सर्कुलेशन या करेंसी इन सर्कुलेशन जो है, उस चीज को स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक जो भी होता है वो मैनेज करता है। अच्छा, जो क्लासिक इकोनॉमिक्स से हमारे मॉडल है वो ये कहते हैं कि जी अगर कैश की जो मिकदार है इकोनॉमी में बहुत ज्यादा बढ़ जाए, उससे इन्फ्लेशन हो जाती है। इन्फ्लेशन से मुराद ये है कि महंगाई हो जाती है। आप बोलोगे कि यार ये कैश बढ़ने से महंगाई क्यों हो जाती है? वो इसलिए हो जाती है कि जब बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा कैश आ जाएगा, ठीक है, तो वो उनकी परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी। वो ये कहेंगे कि यार अगर मेरे पास 1000 रुपए थे, अब एकदम से किसी तरह मेरे पास 10,000 रुपए आ गए, किस तरह है वो बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो मैं 1000 रुपए की चीजें नहीं लूंगा, मैं 10,000 रुपए की चीजें लूंगा। जब मैं 10,000 रुपए की कोई चीज लेने जाऊंगा तो उस चीज की डिमांड एकदम से बढ़ जाएगी कि हर किसी के पास ज्यादा कैश होगा। वो चीजें जब लेने जाएंगे, कोई भी चीज होती है इसकी सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड होती है। ठीक है, एक फाइनाइट सप्लाई होती है, चाहे दुनिया में कोई भी चीज हो। ठीक है, तो उस चीज की कीमत बढ़ना शुरू हो जाएगी, कीमत बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन होगी। तो ये बेसिकली पूरा एक लिंक है जो कि हम कैश इन सर्कुलेशन से इन्फ्लेशन तक पहुंचते हैं। तो दुनिया भर जिसे में जिसे जो रियली सेंट्रल क्विकली, बैंक, क्विकली टेक्निकल टर्म मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म इसे कहा जाता है बेसिकली, कि मॉनेटरी कितना कैश है। ट्रांसमिशन मैकेनिज्म आप जिसको कह सकते हैं, जो बहुत मुश्किल टर्म है, लोग काफी नाराज हो जाते हैं कि जी आपको समझ नहीं आता। भाई आपको अगर समझ है तो आप बता दें लोगों को किस तरह होता है। खैर दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अच्छा, तो इस तरह जो है बेसिकली सेंट्रल बैंक के थ्रू महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं या आप उसको मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, दुनिया भर में ये होता है, सेंट्रल बैंक्स क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जी इन्फ्लेशन टारगेट एक होता है कि किसी भी मुल्क में इन्फ्लेशन जो है 2% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 4% से ज्यादा नहीं चाहिए। उस टारगेट को वो मैनेज करते हैं। डेवलप्ड इकोनॉमीज जो हैं उनके टारगेट अलग होते हैं, जैसे बर्तानिया हो गया, अमेरिका हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, उनके टारगेट अलग होते हैं। इमर्जिंग इकोनॉमीज जो है उनके टारगेट्स अलग होते हैं। वो टारगेट किस तरह डिटरमिन होते हैं वो उसकी बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड मैथ है विच इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस प्रोग्राम। मगर बहुत सारे उसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं कि ओवरऑल किसी मुल्क की इनकम कितनी है, ओवरऑल किसी मुल्क में वेल्थ कितनी है, ग्रोथ रेट्स कितने हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है, बहुत सारी चीजों को
बेसिस से वो ये होता है। तो सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंस का जो सबसे पहला जो क्रिटिकल वो कंपोनेंट होता है वो ये होता है कि जी एक सेंट्रल बैंक का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो होना चाहिए इन्फ्लेशन टारगेटिंग, यानी कि इन्फ्लेशन आपने सेट कर दी कि 2.5% होनी चाहिए या 3% होनी चाहिए, कोई भी आपने नंबर डाल दिया, उसके आसपास इन्फ्लेशन होनी चाहिए। अगर वो इन्फ्लेशन उसके पास नहीं आ पा रही तो इसका मतलब ये है कि सेंट्रल बैंक अपने काम में वो सही तरह अंजाम नहीं दे पा रहा और वो नाकाम हो रहा है। अगर वो उसी रेंज में एक मेंटेन कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि जी वो अपने काम में वो सही काम कर रहा है। अच्छा, तो इंडिपेंडेंस की जरूरत क्यों पेश आती है? इंडिपेंडेंस की जरूरत इसलिए पेश आती है क्योंकि कोई भी जो हुकूमत होती है, एवरी डेमोक्रेटिक सोसाइटी, ये आई थिंक दिस सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंस, जैसे मैंने सुबह भी मैं किसी से ये बात कर रहा था, इज डायरेक्टली रिलेटेड टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। अगर किसी मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, वो एक्सेप्ट करते हैं कि जी हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, तभी वहां पे सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंस हो सकती है, तभी वो इंस्टीट्यूशंस डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि अगर किसी का इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी नहीं होगी तो वो तो एक वैसे ऑथोरिटेरियन रिजीम होगी, वो तो जो चाहे सेंट्रल बैंक का हाल करें, वो उनको कोई रोकने वाला नहीं है। मगर जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी होगी तो यू एंड आई बीइंग सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान हैव द राइट टू से कि यार ये चीज सही हो रही है या गलत हो रही है, बिकॉज दैट्स द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी होना चाहिए। वो किस फॉर्म की डेमोक्रेसी, वेदर दर स्ट्रॉन्ग, वेदर दर नॉट सो स्ट्रॉन्ग, वेदर दर दैट्स वीक, ठीक है, ये आप बेहतर जानते हैं कि वो किस किस्म की है। वंस यू हैव दैट स्ट्रक्चर इन प्लेस, तब आप जाके ये कह सकते हैं कि यार हम अपने सेंट्रल बैंक को स्ट्रेंथन करेंगे। अच्छा, इस चीज की जरूरत क्यों पड़ती है? इस चीज की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि कोई भी हुकूमत होती है वो चाहती है कि अच्छे से अच्छा काम करे और अपने लोगों को ज्यादा ज्यादा पैसा बना के दे। वो अलग बात है, यहाँ की हुकूमत ये नहीं चाहती, वो चाहती है कि गरीब रहें, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। ठीक है, तो वो ये करते हैं कि जी सेंट्रल बैंक के थ्रू उनसे कहते हैं कि आप जो पॉलिसीज हैं अपनी वो ऐसी रखें कि लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा कैश आता रहे, इंटरेस्ट रेट्स आप कम रखें और मार्केट में या लोगों के पास कैश ज्यादा से ज्यादा रहे। जब इस तरह का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, उससे क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ती है। इससे हो ये रहा है कि स्टेट बैंक, वो सेंट्रल बैंक जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, उसको उसके ऊपर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस हैं। इस पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को खत्म करने के लिए इंडिपेंडेंस ऑफ सेंट्रल बैंक इज एसेंशियल। दैट इज बेसिकली द क्रक्स। अभी भी यही होता है कि काम किया है मैंने, मतलब मुख्तलिफ इदारों के साथ, तो उसमें सेंट्रल बैंक पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है मुख्तलिफ इदारों का कि जी आप ये पॉलिसीज करें, ये पॉलिसीज करें। इनफैक्ट आज से कुछ सालों में रखते थे, 100 रुपए के आसपास रखते थे, कहीं 105 का हो गया तो गुना हो जाएगा कोई, ठीक है, वो मेंटेन रखते थे, which is classic political interference, classic political influence in matters of the central bank। उससे होता ये है कि 4-5 साल तक 100 रुपए पे रहते हैं, फिर एकदम से वो बढ़ के 100-150 का हो जाता है या 160 का हो जाता है। 2008-2009 में भी यही हुआ था। 2002 से 2008 तक जो रुपये की वैल्यू कदर थी वो 60 रुपए के आसपास मेंटेन रखी हुई थी। हुकूमत खत्म हुई, डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हुआ, एकदम से 60 से 80 रुपए 90 रुपए हो गई, तो 30 से 35% रुपए की कदर में कमी हो गई। तो ये जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, इन चीजों को खत्म करने के लिए सेंट्रल बैंक की इंडिपेंडेंस जरूरी है। अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त समरी थी। और एक तरह से इन्फ्लेशन का जो आपने एक्सप्लेनेशन दी, मैं ये सोच रहा था कि इट इज बेसिकली लाइक द इंटरनल स्पीड लिमिट ऑफ एनी इकोनॉमी, के कुछ मीशतों में, बड़ी मीशत में, जापान में वो कहते हैं 0% से ऊपर होनी चाहिए, तो उनकी स्पीड लिमिट है, पाकिस्तान में हाई हो सकती है, ऐसा रहा। एंड ओवरऑल जब आप ये नहीं करते, पाकिस्तान का एक्सपीरियंस तो यही रहा है। और ये मुझे बड़ी हैरानी हुई कि जो अभी इमीडिएटली क्रिटिक आया कि जी ओहो, स्टेट बैंक ने जो है वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्राइस स्टेबिलिटी, महंगाई को कंट्रोल करने पर रख दिया है, कि इससे जी पाकिस्तान की मीशत जो है वो आगे नहीं बढ़ेगी। और मेरा सवाल ये उठा फौरन के actually it's been the lack of price stability in Pakistan that has led to the erosion of purchasing power। एक आम आदमी जब कहता है कि मैं महंगाई में पिस रहा हूँ और मेरे पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं है, अशिया महंगी हो गई हैं, तो वो तो उसी पॉलिसी का नतीजा है जो लैक ऑफ इंडिपेंडेंस हुई। जैसे आपने कहा कि 100 पे डॉलर रखा हुआ था, फिर 105 पे गया, तो इसहाक डार साहब ने जो है वो लोगों को फारिग कर दिया स्टेट बैंक से, और बैंक्स की मीटिंग कराई और कहा कि इसको इस पे ही रखो। तो आपने कर्जा भी लिया, डॉलर को रखा भी, फिर 3 साल बाद जब वो टूटा उसका बर्डन, तो ज्यादातर बर्डन तो आम आदमी, आम आवाम के ऊपर ही आया। तो ये बात अच्छा हुआ आपने समझा दी कि ये किस तरह मैकेनिज्म काम करता है। अब ये बताएं कि स्टेट बैंक ने जो लेटेस्ट ड्राफ्ट आया है, ड्राफ्ट लेजिस्लेशन, आपने और मैंने
व्हाट्सएप वाली देखी है, लेकिन उन्होंने फिर एक प्रेजेंटेशन शेयर कर दी जो लीगल नहीं है, इट्स अ पोजीशन डॉक्यूमेंट बेसिकली। तो उसमें वो कहते हैं कि जी हमारे अब 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं: प्राइस स्टेबिलिटी, मॉनेटरी फिस्कल स्टेबिलिटी या फाइनेंशियल सिस्टम की स्टेबिलिटी, और टर्शरी ऑब्जेक्टिव जो है वो फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। आप इसको कैसे देखते हैं कि जो 3 pronged ऑब्जेक्टिव्स लगाए हैं या प्रपोज किए जा रहे हैं स्टेट बैंक के, क्या इससे लोग जो क्रिटिक्स हैं वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की मईशत आगे नहीं बढ़ेगी, क्या वो ठीक कह रहे हैं? देखें, सबसे पहले उज़ैर से इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि किसी ने अभी तक ये अमेंडमेंट एक्ट जो है इसका ड्राफ्ट पढ़ा ही नहीं है। तो जो भी बात कर रहा है वो एक अपनी अजम्पशंस के बेसिस पे, अपनी एक फैंटेसी के बेसिस पे, कुछ व्हाट्सएप पे मुख्तलिफ किस्म के डॉक्यूमेंट शेयर हुए हैं उनकी बेसिस पे बात हो रही है। नथिंग इज कॉन्क्रीट येट अनटिल एंड अनलेस हमारे पास कोई ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट आता है जिसको हम देख के कोई बात कर सकते हैं तो वी कैन टेक अ पोजीशन ऑन इट। उससे पहले जो भी पोजीशन ले रहा है दैट्स जस्ट टोटली आउट ऑफ द, जैसे कहते हैं ना, देयर ओन इमेजिनेशन। जो जिसको इंटरप्रेट करना चाह रहा है वो उस हिसाब से इंटरप्रेट कर रहा है। ठीक है, आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि इतनी इस बात हो रही है, इतनी डिस्कोर्स हो रहा है, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि यार जो उसका ड्राफ्ट है वो आप पब्लिक के साथ शेयर करें। दिस इज अ वेरी सीरियस इशू। मतलब ये नॉर्म कोई बहुत कोई छोटी सी चीज नहीं है कि हल्का सा कोई ड्राफ्ट निकाल दिया, कोई रैंडम अथॉरिटी बन रही है। अथॉरिटीज हर 2-4 दिन बाद कोई ना कोई एक नई बन रही होती है, दैट इज फाइन, बट दिस इज सेंट्रल बैंक। इससे आपका जो रुपया है, पूरी जो करेंसी इन सर्कुलेशन है 6 और ट्रिलियन की, 6.5 ट्रिलियन की, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन दिस। तो ये एक बहुत सीरियस चीज है और इसके लिए आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि जो ड्राफ्ट है वो पब्लिक किया जाए एंड देयर इज एन एक्टिव डिबेट इन पार्लियामेंट एंड इन वेरियस सर्कल्स, ताकि जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो। एज आई सेड अर्लियर के independence of central bank directly emanates from democratic institutions, and for democracy to prevail it is essential कि यार हम वो चीज पढ़ें तो उसमें बहस हो, मुबाहिसत हो, कैसा भी हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी आपको तो पता ही नहीं मॉनेटरी पॉलिसी का, आपने वो वाली डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ा, आपने ये पेपर नहीं पढ़ा। भाई आप इतने अगर अकलमंद हैं, इतना आपने पढ़ा तो आप दूसरों को समझा दें। इन अ डेमोक्रेसी जिसने मॉनेटरी पॉलिसी का वो पेपर पढ़ा उसका भी उतना ही राइट है जितने जिसने जो है दूसरी जमात पास करी उसका भी उतना ही राइट है। मगर जिसने मॉनेटरी पॉलिसी का पेपर पढ़ा है उसके ऊपर जो है मैं बोलूंगा जिम्मेदारी उसकी कि वो दूसरों को समझाए कि जी ये हो रहा है। प्रॉब्लम ये हो रही है किसी को पता ही नहीं है कि ना किसी ने ड्राफ्ट पढ़ा ना कुछ पढ़ा। हर कोई जो ऑपेड लिख रहा है, हर दूसरे दिन जो है 15 ऑपेड आए हुए होते हैं कि जी ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वाइसरॉय बन रहा है। यार कौन वाइसरॉय बन रहा है, क्या हो गया? मतलब इट डजंट वर्क लाइक दिस। लेट्स वेट फॉर द ड्राफ्ट टू कम और फिर उसके बाद आप लोग जो डिस्कशन कर लें क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसा कि आपने बात बोली कि जी ऑब्जेक्टिव्स क्या, आई थिंक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज परफेक्ट है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसमें लिखा हुआ है कि डोमेस्टिक प्राइस स्टेबिलिटी। दुनिया में आप कोई भी सेंट्रल बैंक उठा के देख लो, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वाकई ये होता है डोमेस्टिक प्राइस स्टेबिलिटी। इनफैक्ट अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है, हमने अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इसमें डाला नहीं है क्योंकि हमें पता ही नहीं अनएम्प्लॉयमेंट मेजर किस तरह करते हैं। ठीक है ना, हम करते हैं, वो करने में भी वो सालों लग जाएंगे तब जाके कुछ अंदाजा होगा। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, दैट इज आल्सो परफेक्टली ऑलराइट। टर्शरी ऑब्जेक्टिव सपोर्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज फाइन। ठीक है, सी वन नीड्स टू अंडरस्टैंड कि जैसे मैंने शुरू में बात करी कि सेंट्रल बैंक जो है इट शुड नॉट बी अ पॉलिटिकल आर्म ऑफ अ गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक शुड रिमेन फ्री ऑफ whoever political power is in sitting in the prime minister office। ठीक है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत हो, सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जो टर्शरी ऑब्जेक्टिव रखा है अगर इसको आप प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बना देंगे तो इसका मतलब ये है कि सेंट्रल बैंक विल ऑलवेज हैव टू अलाइन विद जो भी जिसकी भी हुकूमत होगी। इस तरह तो कोई मुल्क नहीं चल पाएगा और जो भी इदारे हैं उनका सत्यानाश हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको कि अभी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि दे आर बेसिकली नाउ एक्सटेंडेड पॉलिटिकल विंग्स। आई विल नॉट टेक नेम्स हियर, मगर वो उनकी आप जब बातें सुनो कहते हैं कि जी इन जो है अब की जो हुकूमत आई है वो ये काम कर रही है, पिछली हुकूमत ने गलत करा। भाई आप ही की मिनिस्ट्री थी, आप ही लोग बैठे हुए थे, आप लोग ही गलत कर रहे थे ना यार, लाइक व्हाट्स विद दिस। ठीक है, सो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि सेंट्रल बैंक के साथ साथ जितने भी दूसरे इदारे हैं दे आल्सो बिकम इंडिपेंडेंट रादर देन कि जो नया पॉलिटिकल मास्टर है उसकी खुशामद करना शुरू कर दें। या आई थिंक वो इम्पोर्टेंट बात है, और जैसे आपने कहा कि इट एमिनेट्स फ्रॉम अ सॉवरेन पार्लियामेंट या सॉवरेन कांग्रेस। मिसाल जैसे मुझे किसी ने कहा जब ये सोशल मीडिया पे डिबेट चल रहा था तो एक कमेंट आया कि जी अमेरिका में भी नहीं है सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंट। तो मैं सोचने लग गया कि जी पिछले साल 2020 में इलेक्शन से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी कोशिश की पावल को कहने की कि ओपन अप द मॉनेटरी पॉलिसी गेट्स फॉर हायर ग्रोथ। रिमेंबर दैट, आपको याद होगा।
बिल्कुल। उसने मना कर दिया, और ट्रम्प ने काफी दफा धमकी दी कि मैं हटा दूंगा, नहीं हटा सका, क्योंकि कहा गया उसको कि भाई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए इंडिपेंडेंट फेड इज नेसेसरी। आप अगर ट्रेजरी डिपार्टमेंट के थ्रू कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं ऑन द स्टिमुलस, ऑन थिंग्स लाइक पे चेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम, पाकिस्तान में भी ऐसी स्कीम्स चली पिछले साल, तो वो ठीक है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि मुझे इलेक्शन जीतना है तो तुम ये काम करके दो। तो वो नहीं हो सकता, और पाकिस्तान ने उसका अंजाम 2016 से 18 के दौरान देख लिया कि उससे क्या हुआ। तो आई थिंक ये लोगों को जानने की जरूरत है। अच्छा, बाकी इस डॉक्यूमेंट में एक और चीज जो आई गई और लोगों ने उठाई, अगेन स्टिकिंग टू दिस फर्स्ट पॉइंट ऑफ आर्स के पार्लियामेंट और डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट ही स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंस देती है, और ये अमेंडमेंट्स पहले भी हो चुकी हैं। तो लोगों ने कहा कि जी अब तो ये अनइलेक्टेड लोग अपॉइंट होंगे विद एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नर जो है एडवाइस करेंगे बोर्ड की अपॉइंटमेंट्स पे, और इसके अंदर मिनिस्ट्री का कोई इनपुट नहीं होगा, और फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो कुछ नहीं कह सकेगा। तो बेसिकली आपने एक स्टेट विद इन द स्टेट बना दी है, और अब आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। इसके बारे में क्या क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए लोगों का? देखिए, इट्स नॉट स्टेट विद इन अ स्टेट, वो मतलब कोई सॉवरेन एंटिटी खड़ी नहीं हो रही है। मतलब वो अगेन इट्स नीड्स टू बी इंडिपेंडेंट, जैसे मैंने बोला कि फ्री ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। ठीक है, आप कोई और अदारा बता दें विच इज फ्री ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, यू कैन नॉट नेम अ सिंगल एंटिटी इन पाकिस्तान विच इज फ्री ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। और अगर आपको एक इकोनॉमिक ग्रोथ की एक सस्टेनेबिलिटी रखनी है, एक ट्रैजेक्टरी उसकी सही रखनी है, यू नीड एटलीस्ट वन इंस्टीट्यूशन जो कि इंडिपेंडेंट हो। यस, दे नीड टू बी सेफ गार्ड इन प्लेस, checks and balances are important. The role of parliament is very, very, very important. ठीक है, पार्लियामेंट की ओवरसाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन नॉट सिंपली डिनाई दैट, बट हैविंग लेट्स से सम गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑलवेज ऑन द बोर्ड हु कैन इन्फ्लुएंस डिसीजंस पॉलिटिकली, वो तो वही वाली बात है, जस्ट बिकम द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन अगेन। पिछले कोई मेरा ख्याल है 50 साल, जब 60 साल जब से सेंट्रल बैंक है, we've had a fairly politicized central bank, ठीक है, except for a few years। तो उसमें आप बता दें, मेरा ख्याल से कोई बहुत बड़ा कोई तीर नहीं मार लिया हमने पिछले को 50-60 साल में, तो यू नो लेट्स जस्ट ट्राई दिस एज वेल। Yeah, no, तो that's a fair आई point. थिंक And मोर देन दैट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वेदर वी वांट, एवरीवन नीड्स टू आस्क देम दिस क्वेश्चन कि यार हमें पॉलिटिकली फ्री इंस्टीट्यूशंस चाहिए, पॉलिटिसाइज्ड इंस्टीट्यूशंस चाहिए। ठीक है, सब बोलेंगे कि जी बिल्कुल पॉलिटिकली फ्री होने चाहिए, फाइन, ठीक है, देन लेट्स वर्क ऑन द स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी जो प्रपोज स्ट्रक्चर होगा, अगेन वी हैव नॉट रेड द ड्राफ्ट, वी डोंट नो व्हाट इज इट, हो सकता है उसमें कुछ अमेंडमेंट करके और बेहतरी हो जाए। लेट्स वर्क ऑन इंप्रूविंग द गवर्नेंस स्ट्रक्चर रादर देन सेइंग कि नहीं चाहिए तो खत्म कर देना चाहिए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी बन, यू नो दैट इज इनकरेक्ट। या एंड आई थिंक इस पे मैंने भी लिखा था, हमारी सोशल मीडिया पे भी बात चल रही थी कि पर्टिकुलरली जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है, जहां क्लॉजेज में स्ट्रेंथनिंग की, मेरे नज़दीक ना सिर्फ क्लॉजेज में स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत है, लेकिन पार्लियामेंट का, जैसे आपने कहा कि रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर पार्लियामेंट टेस्टिमोनी लेगी रजा बाकिर करंट स्टेट बैंक गवर्नर से, या कल को कोई और होता है, तो पहले तो पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस है उसके पास एक कैपेसिटी होनी चाहिए, इंसाइट होनी चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए, इन्फॉर्म्ड बाय मैक्रो इकोनॉमिस्ट, इन्फॉर्म्ड बाय अदर एक्सपर्ट्स, कि वो सवाल सही पूछ सके। वरना तो वही सीन होगा जैसे अमेरिका में 1 साल पहले हमने देखा था कि टेक्नोलॉजी सेक्टर की हियरिंग हो रही है और सेनेटर साहब मार्क जकरबर्ग से सवाल करते हैं कि हाउ डू यू मेक मनी, तो मार्क जकरबर्ग स्मार्ट करके कहता है कि वी एडवर्टाइज। तो यू कांट हैव दैट, राइट? अगर विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो पार्लियामेंट को भी अपनी कैपेसिटी बिल्कुल बढ़ानी पड़ेगी उसके ऊपर। तो अगला सवाल मेरा मेरा आपसे ये था अमार, के अब ये डिबेट चलेगा, प्रोसेस में इश्यूज हैं, हमने डिस्कस कर लिया, द ड्राफ्ट शुड हैव बीन रिलीज टू द पब्लिक, पूरा ड्राफ्ट पढ़ के लोग अपना एनालिसिस कर दे, उस पर डिबेट होना चाहिए, पार्लियामान के अंदर, पार्लियामान के बाहर होना चाहिए। आई थिंक इट इज़ रिफ्रेशिंग टू सी द गवर्नर स्टेट बैंक कम ऑन द मीडिया, उन्होंने इंटरव्यू दिया, क्वेश्चंस को आंसर किया बड़े डिटेल अंदाज में। इनफैक्ट मुझे लग रहा था वो सुला रहे थे आज कामरान खान को, इतने आराम आराम से आंसर कर करके। लेकिन इट वॉज गुड टू सी हिम बीइंग ट्रांसपेरेंट एंड एक्सप्लेन कि भाई अगर आपका ये सवाल है। एक सवाल उसके अंदर अभी तक ही आया, अगेन इट इज मेंशन्ड इन द स्लाइड डेक दैट द मिनिस्ट्री हैज रिलीज्ड एज वेल, कि जो ये एक्सपोर्ट रिफाइनेंसिंग फैसिलिटीज हैं या टर्फ है या बाकी जो फाइनेंसिंग फैसिलिटीज हैं, ये चली जाएंगी, और इसके अंदर सेक्शन 17 का जो लीक्स हुए हैं उसके अंदर जिक्र है। एनीवेज वी वोंट गो टू व्हाट्स नॉट ऑफिशियली रिलीज्ड, लेकिन how important is it in your opinion to continue these types of facilities like turf, etc.? Should the state bank continue running them, or should there be a development finance institution run outside of the state bank that does all these things?
देखें उधर इन एन आइडियल वर्ल्ड सेंट्रल बैंक शुड नॉट बी डूइंग दिस, ठीक है, बट वी डू नॉट लिव इन एन आइडियल वर्ल्ड, वी लिव इन अ कंट्री जहाँ पे एसएमई lending जो है as a percent of GDP is ridiculously low. SME lending as a percentage of private sector credit is insanely low. Capital development, capital accumulation over the years has been very low. Someone has to step up. Okay, yes, ideally there should be a DFI. There were DFIs, by the way, in this country about like 30-40 years back. They did a wonderful job. Magar wo entities ab exist nahi karti. So State Bank sadly has to step in to provide those kind of incentives, those kind of structures, so that it can develop a market. Once that market is developed, central bank, अमेरिका का सेंट्रल बैंक क्या डेवलप मार्केट का सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है? Yeah, develop market central bank develop stage पर they can work with these things, they can work with various structures. We still need these kind of lines, we still need these kinds of refinance lines. Fine, you know, अगले दिन आके गवर्नमेंट बोलते हैं कि यार वी आर गोइंग टू कैपिटलाइज सेपरेट इंस्टीट्यूशन, क्रिएट अ सेपरेट बोर्ड, क्रिएट an independent institution which can provide these refinance lines or whatever. Amazing, State Bank does not have to do it, but till the time that entity is developed, I think it's important for the sake of financial and social development कि ऐसी limits, ऐसी lines are available. Even right now, despite all these lines, SME financing is barely taken off. Take a turf has been a success, but that has largely been towards large scale borrowers or big corporate groups. Agri financing has not taken off. और उसमें again politicize की मैं बात करूंगा. The primary objective of this, देखें एक चीज है quasi fiscal operations. उसमें ये होता है कि स्टेट बैंक जो है अपना जो स्टैंडर्ड उसका काम है मॉनेटरी पॉलिसी का वो तो कर ही रहा है, वो दूसरे इदारों में शेयर होल्डिंग भी लेके बैठ जाता है. जैसे कि in the case of there's a case of Zarai Taraqqiyati Bank. There is another case, I can't recall the name right now, जिसमें स्टेट बैंक की शेयर होल्डिंग है एंड वो स्टेट बैंक ने लाइंस दी हुई होती हैं, वो शेयर होल्डिंग में कन्वर्ट हो जाती है एंड देन जस्ट स्टेट बैंक इज बेसिकली यू नो बेसिकली होल्डिंग स्टफ. ठीक है, और बहुत सारी ऐसी अदर एंटिटीज हैं जिनमें ऐसा हुआ है. तो हुकूमत क्या करती है, अपने पॉलिटिकल गोल्स को प्रोपोगेट करने के लिए स्टेट बैंक के थ्रू किसी में शेयर होल्डिंग करवा दी, किसी में इन्वेस्टमेंट करा दी, ये हो गया. उस चीज को अवॉइड करने के लिए वी नीड इंडिपेंडेंस. So yes, till the time we have an institution which can play an active role as a development finance entity, State Bank needs to, I hope, they continue with whatever schemes and whatever refinance schemes are there. Okay. Once that entity is in place, then definitely it can totally be eased off. I think once again, it's important to understand the context here. This is a developing market. और बेस इज वेरी लो. अभी मैं एक पेपर पढ़ रहा था कि उसमें ये लिखा हुआ था कि जी उन्होंने जो क्लासिफाई करा था कंट्रीज को $23,000 के ऊपर और नीचे करा था. कि डेवलप्ड कंट्रीज हम बोलेंगे $23,000 एंड अबव की पर कैपिटा इनकम, अनडेवलप्ड आर बिलो 23,000. वी आर बेरली एट $1,500. ठीक है, वी आर एट लाइक द लास्ट डेसाइल ऑफ द अंडर डेवलप्ड रेंज. So we have a lot of room to catch up. We cannot say कि जी ये अगर अमेरिका में ये वाला लॉ होता है तो हमारा भी ये वाला होना चाहिए. You know, we are at a completely different stage of economic growth right now, and the solutions here need to be जैसे कहते हैं ना customized to what our needs are rather than be a cookie cutter model propagated across the world. And I think again it's important यहाँ पे लोगों को समझना. आपने इंडिया की बात करी, ठीक है, इंडिया का I'll give you an example कि जो प्राइमरी मेजर लेंडिंग है अभी भी इंडिया में that is done by sovereign banks. ठीक है, I think around 70% of lending is done by state controlled banks. हमारे यहाँ तो एक ही गरीब से बेचारा नेशनल बैंक है, उसकी भी हालत बुरी रहती है. ठीक है, so we're as liberal as they come when in terms of financial liberalization, but you know India maybe played the smart game here by ensuring कि lending जो है whether that be for industrial expansion, whether that be for capital development, वो इंडिया ने अपने state owned बैंक से control करके रखी, and we were not able to do that. Maybe that was a mistake, maybe it was, and only time will tell. But I can tell you, you know, India is a much bigger economy than us. Even then, primarily lending is done by the state-controlled banks. Yeah, and those have had downsides as well. That's a separate debate. But I think यहाँ एक important part जो है समझने की वो ये है कि आपने अगर development के अंदर investments करनी है, whether by the state or through the private sector, the state bank obviously, as in the current context, उसका एक किरदार है और वो किरदार होना चाहिए.
उसके साथ साथ लेकिन लोगों को ये समझना जरूरी है, गोइंग बैक टू आवर वेरी फर्स्ट पॉइंट, कि प्राइस स्टेबिलिटी के बगैर कोई इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। और अगर एक मुल्क के अंदर जहां कंटिन्यूसली रुपए को ओवर वैल्यू रखा जाता है, वहां फॉरेन इन्वेस्टर तो ओवर वैल्यूड एसेट्स में इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो अगेन इट लिंक्स बैक टू प्राइस स्टेबिलिटी एंड व्हाई प्राइस स्टेबिलिटी एंड एक्सचेंज रेट फ्रीडम, मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट्स आर गुड। एक और सवाल इसके अंदर उठा, और ये मैं तो नाम भी ले लूंगा, डॉक्टर कैसर बंगाली गए टेलीविजन पे, उन्होंने कहा कि इस अमेंडमेंट के अंदर, और ये प्रेजेंटेशन के अंदर भी लिखा हुआ है तो इस पर हम बात कर सकते हैं कि no, there would be net zero borrowing from the state bank to the government. उस पे काफी लोगों ने सोशल मीडिया पे भी उठा, कैसर बंगाली साहब नोज बेटर बट ही स्टिल मेड दैट पॉइंट व्हिच वाज रॉन्ग। आई बिलीव कि हुकूमत जो है वो अपने डेफिसिट्स को फाइनेंस नहीं कर सकेगी, हत्ता के उस वक्त तक बात पहुंच जाएगी कि सैलरीज की पेमेंट्स नहीं हो सकेंगी और मुल्क का जो डिफेंस बजट है वो नहीं पूरा हो सकेगा। ये बात ठीक नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आप पहले लोगों को समझा दें कि जो स्टेट बैंक का किरदार है, इवन दो इफ इट्स नॉट अलाउड टू बोरो और डायरेक्टली लेंड मनी टू द गवर्नमेंट, उसके बावजूद हुकूमत को जो डेफिसिट है वो तो फाइनेंस होता रहेगा, करेक्ट? बिल्कुल डेफिसिट फाइनेंस होता रहेगा। देखें, बहुत सिंपल सी एक चीज होती है कि मैं और आप, जो कोई भी लोग हैं, बैंकों में पैसा रखते हैं ना, हमारी तनख्वाह आती है, किसी की तनख्वाह 50,000 रुपये आई, ठीक है, वो 50,000 रुपये आगे किसी बैंक में जाकर ड्रॉप हुई, ठीक है, 50,000 में से उसने 40,000 रुपये निकाल लिए, शॉपिंग वॉपिंग कर ली, बच्चों की फीस कर दी, कुछ ना कुछ कर लिया, 10,000 रुपये उसके बच गया। अब 10,000 रुपये उसके बैंक में रखे हुए, ठीक है, उन 10,000 रुपये से हो क्या रहा है? उन 10,000 रुपये से ये होता है कि आजकल के हिसाब से जो आजकल जो स्प्लिट चल रहा है बैंकिंग सेक्टर का, 6,000 रुपये जो है बैंक वो हुकूमत को उधार पे दे देते हैं। इसेंशियली ये हो रहा है, ठीक है। तो हुकूमत 6,000 रुपये उधार ले लेती है इस वादे के साथ कि 3 महीने में, 6 महीने में, 12 महीने में, या 5 साल, 10 साल बाद वो पैसा वो वापस कर देगी, ठीक है। मैं अगर कल बैंक में जाकर जाता हूं तो मैं अपने 5,000 रुपये निकाल, 10,000 रुपये निकाल लूंगा, कोई और डाल देगा। तो इस तरह होता ये, हुकूमत की जो फाइनेंसिंग चल रही है डेफिसिट की, वो तो ऑलरेडी चलती रहेगी। वो तो मेरे और आपके पैसे से, डिपॉजिटर का जो पैसा है ज्यादातर, वो इसी चीज में इस्तेमाल हो रहा है कि और वो हुकूमत उसी डिपॉजिटर का पैसे को। पैसा, रियली क्विकली, डिपॉजिटर का जो पैसा है वो स्टेट बैंक ही इशू कर रहा है। गोइंग बैक टू आवर वेरी फर्स्ट पॉइंट, स्टेट बैंक का काम क्या होता है? नोट बिल्कुल छापना। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ऐसा नहीं है कि जी डेफिसिट फाइनेंसिंग रुक जाएगी। इनफैक्ट अभी एज वी स्पीक यही हो रहा है कि जो स्टेट बैंक के साथ जो बोरिंग डायरेक्ट हुकूमत करती थी वो खत्म हो रही है, उसको इवेंचुअली शिफ्ट कर रहे हैं कि वो बैंक के थ्रू बोरो करेगी। उससे एक चीज ये होगी कि ओवरऑल जो हुकूमत का बोरोइंग रेट है, जिस शरह सूद पे, सूद बोलूंगा मैं क्योंकि सूद ही होता है, आप चाहे इस्लामिक बोलें, कुछ भी बोल रहे हैं, कि शरह सूद पे जिस रेट पे वो बोरो करती है, वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ सकता है क्योंकि बैंक अपना स्प्रेड भी उसमें रखेंगे, ठीक है। आइडियल इसका तरीका ये है कि देखें, अब जैसे रास्त आया है, इतने सारे और चैनल डिजिटल खुल गए हैं कि हुकूमत कैन डायरेक्टली गो टू पीपल एंड बोरो फ्रॉम देम, ठीक है। जो प्राइस बॉन्ड होता है, आप प्राइस बॉन्ड जाके मार्केट में लेते हैं 1,000 रुपए का। प्राइस बॉन्ड क्या चीज है? प्राइस बॉन्ड लॉटरी का टिकट नहीं है। प्राइस बॉन्ड हो ये रहा है कि आपने 1,000 रुपए दिए और हुकूमत ने आपसे 1,000 रुपए उधार ले लिए। अब जब भी प्राइस बॉन्ड जाके वापस करेंगे, हुकूमत आपको 1,000 रुपए वापस कर देगी। इसेंशियली हुकूमत ने लोगों से ही उधार ले रही है। दिस इज व्हाट डोमेस्टिक डेट इज। तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि जी तनख्वाह देने के पैसे, तनख्वाह देने के पैसे वैसे भी नहीं है अभी, वो बहुत कम है, ठीक है ना। पेंशन देने के पैसे हैं, बोरो करके ही, उधार लेकर ही लोगों से वो तनख्वाहें दी जा रही हैं और पेंशनें दी जा रही हैं। और उस पर हम एक लंबा अलग डिबेट किसी दिन करेंगे कि मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी के अंदर उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। हाँ, क्योंकि डेफिसिट ही क्रिएट करता है पैसा, व्हिच इज अ वो सेपरेट परेशान हो इशू। जाएंगे लोग, हाँ, बिल्कुल लोग बहुत परेशान परेशान हो हो जाएंगे, लेकिन इवेंचुअली जो है वो पैसा, जैसा भी सिस्टम हो, स्टेट बैंक जो है वो हुकूमत के डेफिसिट को फाइनेंस करेगी थ्रू द सेकेंडरी मार्केट, व्हिच इज हाउ इट वर्क्स राइट नाउ एज वेल। तो उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा, हमारे एक आखिरी सवाल इसके अंदर ये जाएंगे। कि लोग कहते हैं कि ये अगर हो गया पाकिस्तान के अंदर तो हमने जो है अपनी मईशत जो है वो सरेंडर कर दी आईएमएफ पर, और जो है बाहर के लोग अब आके पाकिस्तानियों को बताएंगे कि उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होनी चाहिए। पहले तो एक बड़ी सिंपलिस्टिक, मैं ही अपफ्रंट कह देता हूँ कि इकोनॉमिक पॉलिसी इज बियॉन्ड द डोमेन ऑफ द स्टेट बैंक। इसके अंदर इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल होता है, प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट का रोल होता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का रोल होता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का एक रोल होता है। तो पहली तो ये बात ठीक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है आज जहां आईएमएफ अपनी प्री कंडीशंस लगाता है और प्री कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती हैं क्योंकि आपको फॉरेन कर्जे चाहिए। तो आपके नजदीक व्हेन यू लुक एट दिस, व्हाट इज बीइंग प्रपोज्ड नेट इन टर्म्स ऑफ द प्रेजेंटेशन दैट हैज बीन मेड पब्लिक, क्या
is this a step in the right direction where Pakistan begins the process of regaining some sort of monetary sovereignty over itself, or is this a total capitulation जहां अब आइंदा के लिए IMF ही जो है वो पाकिस्तान की मईशत को चलाएगा? you're already capitulated right now, ठीक है? आपकी कोई ऐसे को बहुत कोई इंडिपेंडेंस है नहीं in terms of policy making, in terms of anything, ठीक है? एक जो क्लासिक एग्जांपल आजकल चल रहा है वो है कि जी बिजली की कीमत 5 रुपए बढ़ा दी है। अब ये एक होता है नॉर्मल एक स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, किसी चीज से कीमत बढ़ाते हो तो उसकी और डिमांड कम हो जाती है, ठीक है? यहाँ पे कीमत बढ़ाया जा रहा है, उसकी डिमांड कम हो जा रही है और वो फंसे जा रहा है। यू जस्ट क्रिएटिंग मोर प्रॉब्लम्स फॉर योरसेल्फ, ठीक है? IMF again, they use a classic cookie cutter model, whether anyone likes it or not, but it is a classic cookie cutter model. आप मुख्तलिफ ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसके तहत वो the tools that IMF uses are there, ठीक है? What's important is कि whether our local policy makers are equipped to change these things. जब आपके लोकल पॉलिसी मेकर भी इक्विप नहीं होंगे कुछ चेंज करने के लिए, कुछ नया थॉट देने के लिए, कुछ रिफॉर्मेशन लाने के लिए, तो अगर कोई बाहर से आ रहा है पैसे दे रहा कहता है कि यार ये भी कर लो। I'll give you an example. इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस की बात होती है, जो जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, IMF तो नहीं बोला कि जी इनको आप तबाह बर्बाद करते हैं या इनको रिफॉर्म नहीं करें। आई डोंट थिंक IMF ने या किसी भी बड़े इदारे ने ऐसा बोला कि यार आप इनको तबाह होने दें, तो हम खुद ही तबाह कर रहे हैं ना। फिर अगर जो आगे कोई बोलेगा कि यार इनको प्राइवेटाइज कर दो, बोलेंगे यार ऐसा कैसे कर दिया। भाई हालत देखो अपनी क्या कर ली है, मे बी थोड़ा सा अगर आप बेहतर कर लोगे फिर कोई भी आपको आके नहीं बोलेगा। सो सेइंग कि जी इकोनॉमिक कैपिटल जाएगी, वी आर नॉट इन अ प्रीटी गुड शेप एनीवे। Once we start moving towards action, and monetary sovereignty is the right step in that direction, a small step, but a step in that direction. Hopefully, दूसरे जो हमारी एंटिटीज हैं, दूसरी जो मिनिस्ट्रीज हैं, दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आल्सो विल गेन स्ट्रेंथ एंड सम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस एंड टेक एक्शंस अकॉर्डिंगली। जैसे मैंने आज अभी से 15-20 मिनट पहले बोला था कि मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज जो कह रही हैं कि जी पिछली हुकूमत ने सही काम नहीं करा। यू आर द सेम पीपल यार, मतलब कैसी बातें कर रहे हो? इदारा बदल गया क्या? बिल्कुल खत्म हो गया, नया इदारा खड़ा हो गया। आप लोगों ने ही वही चीज करी और उस वक्त करी होगी, हो सकता सब सोच समझ कर ही करी होगी। तो यार एटलीस्ट ओन इट। ओन नहीं कर सकते तो कम से कम अपने पुराने काम को तो बुरा नहीं बोलो ना। तो इट्स दिस थिंग, ठीक है? वेदर अ local policy maker, whether those people who are actually making policies are equipped enough to make sense of these things or not is a totally different question. I think it's more of a thing about के सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जैसे कहते हैं, अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि हमें क्या प्रॉब्लम है, बजाय इसके हम बाहर वाले को किसी को ब्लेम करें कि यार उसकी वजह से हमारा ये हाल हुआ। बिल्कुल उसकी वजह से हो सकता है ये हाल हुआ, उसका भी सर्टेन एक्सटेंट तक एक फैक्टर होगा, बट लार्जली यू आर योरसेल्फ टू ब्लेम। अमार, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम। एक बार फिर बड़े मजेदार की डिस्कशन हुई और आई थिंक कंक्लूडिंग पॉइंट जिस पे हम अग्री कर सकते हैं कि इस टू यूज इमरान खान ओन वर्ड्स, घबराने वाली कोई बात नहीं है इसमें। एक अमेंडमेंट है जो पहले भी हो चुकी है। आई विल डिसएग्री उजैर, बिल्कुल घबराएं, सब घबराएं और सब एक क्रिटिकल थॉट के तहत कोई आर्ग्यूमेंट करते हैं। दिस नीड्स टू बी डिबेटेड इन द पार्लियामेंट, नीड्स टू बी। आप 4 महीने तक डिबेट कर रहे हैं इसको। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, एवरीवन नीड्स टू स्पीक अप। लाइक someone in my family was asking, ठीक है यार ये हो क्या रहा है, because no one understands how monetary transmission works. Everyone needs to understand, everyone needs to be on board. It should not be bulldozed through the parliament and through all the upper and lower houses. It needs to have debate, क्योंकि अगर इस पे डिबेट नहीं होगी ना, आगे जाके वही मसले होंगे कि जी ये आपने गलत कर दिया, ये मुल्क बेच दिया आपने। तो हर चीजें मुल्क बेच देता है क्या उसमें बेचने का, आप बेच देते जाके, ठीक है? अच्छा, मैं इसी पॉइंट पे आई एग्री विथ यू, इस पे डिबेट होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एक नुआंस्ड वेल वर्स्ड डिबेट होना चाहिए। स्पेशली जिन्होंने मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के पेपर्स पढ़े हुए हैं या लिखे हुए हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आवाम को समझाएं कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। जाने से पहले एक सवाल, क्योंकि मॉनेटरी ट्रांसमिशन सेट ऑफ अ थॉट इन माय माइंड, काफी लोगों का ये भी पॉइंट है एंड आई थिंक इट्स वैलिड टू एन एक्सटेंट कि पाकिस्तान में मॉनेटरी ट्रांसमिशन जो मैकेनिज्म है, द रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंटिंग मनी एंड इन्फ्लेशन, वो वीक है। तो स्टेट बैंक प्राइस स्टेबिलिटी को कैसे इंश्योर करेगी, जहां हमारे यहाँ तो होती कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, उसका ना एग्रीगेट डिमांड से कोई ताल्लुक है, ना उसका कोई पैसे की लेन देन से कोई ताल्लुक है। तो इसके बारे में जरा क्विकली हेल्प अस अंडरस्टैंड दैट while there is a weak monetary transmission system, it still is the right choice forward. Would you agree? I will agree. देखें, the monetary transmission mechanism is weak and I've always said this. मैं तो हमेशा ये मेंटेन करता हूँ कि पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है, it's largely cost push rather than demand pull, ठीक है? मगर वो cost push क्यों होती है?
ठीक है, की कमोडिटीज लेट्स से हम देख लें, पेट्रोल देख लें, ठीक है, पेट्रोल की प्राइस में कभी कभार हुकूमत क्या करती है कि सब्सिडीज देती रहती है, ठीक है, या गंदम की प्राइस देखने फ्लोर प्राइस होती है, या गंदम की प्रोक्योरमेंट होती है, चीनी की प्रोक्योरमेंट और सब्सिडीज देती है। ये पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा बोरोइंग करके ही आता है ना, ठीक है। सो स्टेट बैंक से आप बोरो करते हैं, ठीक है, एक प्राइस फ्लोर सेट करते हैं कि जी गंदम इससे ज्यादा सस्ती नहीं बिक सकती, ठीक है। आपने वही पैसा बोरो करके मार्केट में गंदम ले लिया, चीनी ले ली, एक प्राइस फ्लोर सेट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली आपने महंगाई इंश्योर कर दी, ठीक है। तो और ये वो स्मगल ज्यादातर भी हो केसेस रही में है, ये वो स्मगल भी हो रही है। और वो स्मगल भी हो रही है, तो अगेन दैट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेस। इसमें आईएमएफ ने नहीं बोला कि स्मगलिंग करो, ठीक है, या वर्ल्ड बैंक ने, एडीबी नहीं बोला कि यार स्मगलिंग करो, दैट इज योर पॉलिसी फेलियर। तो अगेन ये थ्रू कमोडिटी ऑपरेशंस, थ्रू क्वासी फिस्कल ऑपरेशंस, थ्रू इनएफिशिएंसीज एंड वीकनेस, यू हैव कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन। तो जब ये चीज होगी कि डॉलर इंडिपेंडेंट हो जाएगा, जब आपको डिफिकल्टी होगी बोरो करने में, वेदर थ्रू बैंक्स और थ्रू अदर चैनल्स, देन समवेयर मार्केट का एक प्रिंसिपल है कि जी लोगों को एहसास होगा कि यार अब थोड़ा सा हमें अपने जो इनएफिशिएंसीज हैं उनको बेहतर करना है। सर्कुलर डेट क्या चीज है? सर्कुलर डेट राइट नाउ इज प्रॉब्ली अराउंड लाइक 2 ट्रिलियन रुपीस। वो इसीलिए ना बोरो कर करके आप पेमेंट कर रहे हैं, कभी पेमेंट ही नहीं करते। के इलेक्ट्रिक की ट्रांजैक्शन अभी तक फंसी हुई है, 150-300 अरब का रिसीवल है, दैट इज एसेंशियली गवर्नमेंट डेट, जो कि गवर्नमेंट मान ही रही कि उसका डेट है। वंस ये चीजें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी तो थोड़ी सी फिस्कल डिसिप्लिन आएगा, तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है वो भी अपने हिसाब से कम होना शुरू हो जाएगी। अगेन दिस इज, मैं जैसे बोला, दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। मगर हम ये कहते हैं कि जी ये तो कुछ कर ही नहीं सकता, ये तो बेकार चीज है, तो फिर वही होगा, बेकार चीज है, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं करता, हाथ हाथ रख के बैठे रहते हैं, नथिंग कैन बी डन। बट अगेन स्टेप इन द राइट डायरेक्शन with the right safeguards, with the right governance structure, this thing can do wonders. थैंक यू अमर, एंड आई विल कंक्लूड हियर और अग्री विथ यू कि इस पे डिबेट होना चाहिए, बहुत खुल के डिबेट होना चाहिए। द गवर्नमेंट नीड्स टू बी ट्रांसपेरेंट विद द लेजिस्लेशन, पुट इट आउट, लेट्स हैव अ डिबेट, लेट्स हैव मोर इंटरव्यूज, लेट्स हैव मोर कॉन्वर्जेशंस, लेट्स हैव मोर इन्फॉर्म्ड ऑप एड्स, और फिर जाके अवाम को समझाएं कि क्यों ये ज़रूरी है। एंड आई एग्री विथ यू, अगर इसको एक ट्रांसपेरेंट तरीके से पास किया गया पार्लियामान के थ्रू और इसको स्पेस दी गई, इस अमेंडमेंट को सही तरह स्टेट बैंक को अमेंडमेंट करके स्पेस दी गई कि वो प्राइस स्टेबिलिटी परसू करे, तो आई थिंक लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान का ही फायदा होगा। तो हमारा थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, और होपफुली जब ये पार्लियामान में आएगा तो एक बार फिर आपको बुलाएंगे डिबेट करने के लिए। देखते हैं पार्लियामान में आएगा या ऊपर कोई ऑर्डिनेंस पास हो जाएगा, ऑर्डिनेंस से होगा, देखते हैं। अल्लाह ना करे। चलो, दाफिज दाफिज।